Hey buddies, where are you going? Subscribe my channel to meet me again. Hello everyone and welcome to our channel Fly School, and today we are going to do the sixth part of our chapter, that is the Communist Movement and Vietnamese Nationalism. The Great Depression of the 1930s had a profound impact on Vietnam. तो 1930 के बाद जो था वियतनाम के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था. जो डिप्रेशन 1930s में आया था उसके बाद वियतनाम के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था. द प्राइसेस ऑफ रबर एंड राइस फेल, लीडिंग टू राइजिंग रूरल डेब्ट्स, unemployment and rural uprising such as in the provinces of Nagaland and Hattin. तो क्या हुआ था, रबर और राइस के जो प्राइस थे वो क्या हो गए, फेल हो गए, मतलब कि गिर गए. लीडिंग टू राइजिंग रूरल डेब्ट्स, जो रूरल डेब्ट्स थे वो बढ़ गए. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ एंड रूरल अपराइजिंग्स, अब क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट वापस से बढ़ चुका था. सच एज इन द प्रोविंसेस ऑफ, ये दो अलग अलग प्रोविंसेस के नाम है यहाँ पे, नगहन और दूसरा है हातिन. दीज प्रोविंसेस वर अमंग्स द पुअर, हैड एन ओल्ड रेडिकल tradition and have been called the electrical fuses of Vietnam. When the system was under pressure, they were the first to blow. तो ये जो प्रोविंसेस थी ये सबसे ज़्यादा पुअर हुआ करती थी और इनको कहा जाता था इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस, वियतनाम का इलेक्ट्रिकल फ्यूज. When the system was under pressure, they were the first to blow. जब पूरा सिस्टम अंडर प्रेशर था तो ये पहली प्रोविंसेस थी जो ब्लो हुई थी. The French put these uprisings down with great severity, even using plans to bomb demonstrators. In February 1930, Ho Chi Minh brought together competing nationalist groups to establish the Vietnamese Communist Party, later renamed the Indo-Chinese Communist Party. He was inspired by the militant demonstrations of the European Communist Party. तो देखिए 1930 में क्या हुआ, हो चिन मिन एक इंसान था, ठीक है, उसने क्या किया, एक वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जिसका नाम था वियतनाम कोंग सान डैंग, ठीक है, और उसको उन्होंने बाद में क्या नाम दिया, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये नाम उसको बाद में दिया गया था. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय, वो किससे इंस्पायर होकर उसने बनाई थी, यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टी से इंस्पायर होकर ये पार्टी बनाई गई थी. In 1940, Japan occupied Vietnam as part of its imperial drive to control Southeast Asia. 1940 में जापान ने वियतनाम को ऑक्यूपाई किया इंपीरियल ड्राइव टू पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए. So, nationalists now had to fight against the Japanese as well as the French. तो अब नेशनलिस्ट जो भी वहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज थे उनके सामने एक दिक्कत ये आई कि उन्होंने अब दो कंट्रीज़ के अगेंस्ट लड़ना था. वो कौन कौन सी कंट्रीज थी, जापान और फ्रेंच. द लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, एक नई लीग यहाँ पर निकल के सामने आती है, वियतनाम डॉक लैप डोंग मिन, विच केम टू बी नॉन एज द वियतमिन, जिसको हम वियतनाम भी बोला था, फॉर द जापानीज ऑक्यूपेशन एंड रिकैप्चर्ड हनोई इन सितंबर 1945. तो ये जो वियतमिन थी उन्होंने जापानीज से लड़ाई करी और हनोई को वापस से रिकैप्चर किया सितंबर 1945 में. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम वॉज फॉर्म्ड एंड हो चिन मिन बिकेम चेयरमैन. तो वियतनाम की जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी वो बन गई और हो चिन मिन वहाँ के चेयरमैन बन गए. The new Republic of Vietnam. The new republic faced a number of challenges. The French tried to regain control by using the Emperor Bao Dai as their puppet. Faced with the French offensive, the Viet Minh were forced to retreat to the hills. After 8 years of fighting, the French were defeated in 1954 at Dien Bien Phu. तो अब जो नई रिपब्लिक बनी उसको भी बहुत सारे जो हैं चैलेंजेस फेस करने पड़े. फ्रेंच वापस से क्या अपना कंट्रोल वहाँ के एम्परर जो कि बाओ दाई थे उनके ऊपर जमाना चाह रहा था. फेस्ड विद द फ्रेंच ऑफेंसिव, द वियतमिन वॉज फोर्स टू रिट्रीट टू द हिल्स. 8 साल की लड़ाई के बाद फ्रेंच जो था वो हार चुका था 1954 में दीन बिन फू से, ठीक है, दीन बिन फू में. द सुप्रीम फ्रेंच कमांडर ऑफ द फ्रेंच आर्मीज General Henry Navarre had declared confidently in 1953 that they would soon be victorious.
तो वहाँ की जो जनरल सुप्रीम फ्रेंच कमांडर जो थे, वहाँ के आर्मीज़ के फ्रेंच के कमांडर जो थे हेनरी नवारे, उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा 1953 में कि हम जल्द ही जीत हासिल करेंगे. बट ऑन 7 मई 1954 the Vietnam annihilated and captured more than 16,000 soldiers of the French expeditionary कॉप्स. लेकिन 7 मई 1954 में क्या हुआ, वियतमिन जो एक वो उनकी रिपब्लिक बनी थी, उसने ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि 16,000 से ज़्यादा फ्रेंच सोल्जर्स को पकड़ लिया, ठीक है, कैप्चर कर लिया. द एंटायर कमांडिंग स्टाफ इंक्लूडिंग अ जनरल, 16 कॉलोनल्स एंड 1749 ऑफिसर्स वर टेकन प्रिजनर. तो ये पूरा का पूरा कमांडिंग स्टाफ और जनरल थे, उसमें कॉलोनल्स थे, वो सब कुछ क्या हुआ, प्रिजन में उनको ले जा चुके थे. In the peace negotiations in Geneva that followed the French defeat, the Vietnamese were persuaded to accept the division of the country. North and South were split. Ho Chi Minh and the Communists took power in the north, while Bao Dai's regime was put in power in the south. अब इसके बाद जो वियतनाम था वो दो अलग अलग उसमें डिवाइड हो चुका था. नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो चुके थे. नो ची मिन ने कहाँ पे लिया पार्ट, नॉर्थ का पार्ट ले लिया, और बाओदाई ने साउथ का पार्ट ले लिया. दिस डिविजन सेट इन मोशन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टर्न्ड वियतनाम इनटू अ बैटलफील्ड, ब्रिंगिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन टू इट्स people as well as the environment. The Bao Dai regime was soon overthrown by a coup led by Ngo Dinh Diem. Diem built a repressive and authoritarian government. Anyone who opposed him was called as a communist and was jailed and killed. तो बाओ दाई रिजाइम ने ओवरथ्रो कर दिया किसके उसमें, गो दिन दिम में, और दिम ने एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जो भी उस गवर्नमेंट को अपोज करता था उसको जेल कर दी जाती थी और जेल के बाद उसको मार दिया जाता था. डीम रिटेन्ड ऑर्डिनेंस स्टैंड एंड फ्रेंच लॉ दैट परमिटेड क्रिश्चियनिटी बट आउटलॉड बुद्धिज्म. अब डीम ने क्या किया, वापस से वही फ्रेंच जो कि उसने क्या किया, रिटेन किया ऑर्डिनेंस देन, जिसमें क्या था, क्रिश्चियनिटी वहाँ पर परमिट कर दी और बुद्धिज्म को क्या बताया, आउटलॉड बताया. हिज dictatorial rule came to be opposed by a broad opposition united under the banner of the National Liberation Front. तो उसका ये जो काम था ये बहुत ज़्यादा अपोज किया गया, और किसके द्वारा अपोज किया गया, नेशनल लिबरेशन फ्रंट के द्वारा ये अपोज किया गया. With the help of the Ho Chi Minh government in the north, the NLF fought for the unification of the country. अब NLF ने क्या किया, जो ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट था, इसने क्या किया, हो चिन मिन की हेल्प लेके, जो कि नॉर्थ में गवर्नमेंट बनी हुई थी, हो ची मिन, उनकी हेल्प लेकर इसको जो कंट्री है, कंट्री की एकता के लिए लड़ाई करी. द यूएस वॉच दिस अलायंस विद फियर. तो यूएस ने इस अलायंस को जो क्या है बहुत डर से दूर से देखा. वरीड अबाउट कम्युनिस्ट गेनिंग पावर, इट डिसाइडेड टू इंटरवेन डिसीजिवली सेंड इन ट्रूप्स एंड आर्म्स. तो अब यूएस ने क्या करी, एंट्री करी वहाँ पे. द एंट्री ऑफ द यूएस इन द वॉर. US entry into the war marked a new phase that proved costly to the Vietnamese as well as to the Americans. जब US ने एंट्री करी तो ये बहुत ही महंगा पड़ा अमेरिकन्स को भी और वियतनामीज को भी. From 1965 to 1972, over 3,100 US services personnel served in Vietnam. 7,484 were women. तो इतने लोग वहाँ पर पर्सनल थे यूएस की सर्विसेज के द्वारा और जिन्होंने वियतनाम में सर्व किया, और उसमें से 7,484 वीमेन थी. इवन दो द यूएस हैड एडवांस टेक्नोलॉजी एंड गुड मेडिकल सप्लाईज, कैजुअलिटीज वर हाई. अबाउट 47,244 डाइड इन बैटल. जबकि सारी कैजुअलिटीज़ बहुत हाई थी और क्या बोलते हैं, अच्छी मेडिकल सप्लाईज थी, लेकिन तब भी इतने लोग मर चुके थे और इतने लोग जो थे घायल हो चुके थे. 303,000. ओके, तो इतने लोग जो थे वो घायल हो चुके थे. ऑफ दोज वाउंडेड 23,014 वर लिस्टेड बाय द वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन टू बी 100% डिसेबल्ड. और इनमें से जो घायल हो चुके थे उनमें से 23,000 लोग ऐसे थे जो पक्का डिसेबल होने वाले थे. दिस फेज ऑफ स्ट्रगल विद द यूएस वॉज ब्रूटल.
Thousands of US troops arrived equipped with heavy weapons and tanks and backed by the most powerful bombers of the time, B-52s. The widespread attacks of US of chemical weapons, napalm, Agent Orange, and phosphorus bombs destroyed many villages and decimated jungles. Civilians died in large number. यूएस के साथ जो स्ट्रगल हुआ बहुत ही गंदा था, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रूटल स्ट्रगल था, और बहुत सारे ट्रूप्स आए थे यूएस से जिनके पास क्या क्या थे, बहुत सारे हैवी वेपन्स थे, बॉम्ब्स थे। B-52 एक बॉम्ब का यहाँ पर नाम है। केमिकल वेपन्स थे जिसके अंदर बहुत केमिकल्स होते हैं। नपाम जिसका एक नाम है, एजेंट ऑरेंज, फॉस्फोरस बॉम्ब्स, ये सब कुछ उनके पास था, और बहुत सारे विलेजेस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। द इफेक्ट ऑफ द वॉर वॉज फेल्ट विद इन द US एज वेल। तो इस वॉर का जो इफेक्ट था वो US को भी पड़ा। Many were critical of the government for getting involved in a war that they saw as indefensible. When the youth were drafted for the war, the anger spread. Compulsory service in the armed forces, however, could be waived for university graduates. This meant that many of those sent to fight did not belong to the privileged elite but were minorities and children for working class families. तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि कंपलसरी सर्विसेज आने लगी, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे उनको भी इस सर्विस में लगाने लगे, और जिससे लोग गुस्सा भी हुए। दिस मेंट दैट, और फाइट में जो थे वो कौन थे, प्रिविलेज्ड एलाइड जाते थे, ठीक है। कौन से लोग जाते थे, माइनॉरिटीज़ के लोग जाते थे, और वर्किंग क्लास फैमिलीज़ के लोग वहाँ पर जाते थे। द US मीडिया एंड फिल्म्स प्लेड अ मेजर रोल इन बोथ सपोर्टिंग एज वेल एज क्रिटिसाइजिंग द वॉर। जो US की मीडिया थी और वहाँ की जो फिल्म्स थी वो दोनों में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया, सपोर्ट भी किया और क्रिटिसाइज भी किया। हॉलीवुड मेड फिल्म्स इन सपोर्ट ऑफ द वॉर सच एज जॉन वाइनेस ग्रीन बैरेट्स। हॉलीवुड ने उसके सपोर्ट में फिल्म्स बनाई, जैसे कि जॉन वाइने की ग्रीन बैरेट्स एक फिल्म बनाई थी। This has been cited by many as an example of an unthinking propaganda film that was responsible for motivating many young men to die in the war. तो ये फिल्म इसलिए बनाई गई थी कि लोग मोटिवेट हों और फाइट के लिए, वॉर के लिए जाएं, उन्हें मरने का डर भी ना हो। Other films were more critical as they tried to understand the reasons for the war. Francis Ford Coppola's Apocalypse Now 1979 reflected the moral confusion that the war had caused in the US. The war grew out of a fear among US policy planners that the victory of the Ho Chi Minh government would straight a domino effect. Communist governments would be re-established in other countries in the area. They underestimated the power of nationalism to move people to action, inspire them to sacrifice their home and family, live under horrific conditions and fight for independence. They underestimated the power of a small country to fight the most technologically advanced country in the world. तो यूएस ने एक ऐसी कंट्री को चैलेंज किया था, ऐसी कंट्री को चैलेंज किया था जो एक बहुत ही छोटी सी कंट्री थी, जो कहीं ना कहीं पहले से स्ट्रगल कर रही थी, और उन्होंने उसको और ज़्यादा स्ट्रगल में डाल दिया, ठीक है। और वो यूएस जो था उस छोटी सी कंट्री को क्या कर रहा था, अंडर एस्टिमेट कर रहा था, अपनी कंट्री को नहीं, वो नहीं कर रहा था कि मेरी कंट्री जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, उनकी जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए उसको वो अंडर एस्टिमेट कर रहा था अपने कंट्रोल में लेने के लिए। अब देखते हैं द हो ची मीन ट्रेल। द स्टोरी ऑफ द हो ची मीन ट्रेल इज़ वन ऑफ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द वॉर दैट द वियतनामीज फॉट अगेंस्ट द US। तो ये एक ही तरीका है उस लड़ाई को समझने का जो वियतनामीज़ ने US के अगेंस्ट लड़ी थी। इट सिम्बलाइजेज हाउ द वियतनामीज यूज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज टू ग्रेट एडवांटेज। ये बताती है कि कैसे वियतनामीज़ ने उस टाइम पर अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया। द ट्रेल एंड इमेंस नेटवर्क ऑफ फुटपाथ्स एंड रोड्स वर यूज टू ट्रांसपोर्ट मेन एंड मटीरियल्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। जो ट्रेल हुआ करती थी, एक फुटपाथ्स और रोड का जो नेटवर्क हुआ करता था, वहाँ से लोग और सामान को नॉर्थ से लेकर साउथ तक भेजा जाता था। द ट्रेल वॉज improved from the 1950s and from 67 about 20,000 North Vietnamese troops came south to each month on this trail. कम से कम 20,000 नॉर्थ वियतनामीज हर महीने साउथ से
साउथ में आया करते थे। द ट्रेल हैड सपोर्ट बेसिस एंड हॉस्पिटल्स अलॉन्ग द वे, और उस ट्रेल के रास्ते में क्या थे, बेसिस और सब वो थे, हॉस्पिटल्स भी थे। इन सम पार्ट सप्लाइज वर ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स बट मोस्टली दे वर कैरिड बाय पोर्टर्स हु वर मेनली वीमेन। तो क्या होता था कि कई पार्ट में जो सप्लाईज होती थी वो ट्रक्स भी ट्रांसपोर्ट करते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो था विमेन यहाँ पर क्या चलाती थी, पोर्टर्स चलाती थी। दीज पोर्टर्स कैरीड आउट अबाउट 25 किलोज ऑन देयर बैक और अबाउट 70 किलोज ऑन देयर बाइसिकल। तो इस पोर्टर्स में क्या होता था कि 25 किलोज या तो वो अपने बैक पे उठाती थी या फिर 70 किलोज अपनी बाइसिकल में लेके जाएंगी। इस तरह से वो सामान को सप्लाई करते थे। मोस्ट ऑफ द ट्रेल वॉज आउटसाइड वियतनाम इन नेबरिंग लाओस एंड कम्बोडिया विद द ब्रांच लाइन्स एक्सटेंडिंग इनटू साउथ वियतनाम। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेल थी वो वियतनाम के बाहर लाओस और कम्बोडिया के साथ थी, और जो वियतनाम के साउथ तक पहुंच रही थी। The US regularly bombed this trail trying to disrupt supplies, but efforts to destroy this important supply line by intensive bombing failed because they were rebuilt very quickly. तो US ने इस ट्रेल को बार बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई। लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो भी जाती थी, लेकिन ये बार बार इसको रीबिल्ड कर देते थे, बार बार उसको वापस से रिपेयर कर देते या वापस से बना देते थे। ठीक है, तो ये हुआ करता था वहाँ पर उस टाइम पर। तो ये आपका बच्चों 6th पार्ट था इस चैप्टर का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें, और हमारे वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। बाय बाय एवरीवन।